नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी यूपी ट्रिपल एस सी प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। हमने हिस्ट्री की शुरुआत करी थी, जिसमें हमने पहले के 2 सेशन में पहले सिलेबस डिस्कस किया और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो डिस्कस किया। उसके बाद जो हमने कल सेशन लिया था उसमें हमने डिस्कस किया कि सिलेबस जो हमें 1 लाइन में दिया हुआ है, हम उसका ओवरव्यू हमने कल करके देखा कि सिलेबस के अंदर जो बातें नहीं कही गई थी उनमें वो ऐसी कौन सी बातें थी जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमने कल अपने सिलेबस का एक तरीके से कहें तो पोस्टमार्टम किया था और पूरे सिलेबस को डिटेल में जाना था। तो आज हम सेशन में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोग तो अच्छे होंगे और कोविड का टाइम चल रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए ताकि आप अपना ध्यान रख सकें और अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि अब जब कोविड का टाइम ख़त्म हो रहा है और लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है, तो अब जब भी एग्ज़ाम होंगे वो लगातार होंगे। तो आपने जितने भी फॉर्म फिल किए हुए हैं, आप इतनी ज़बरदस्त तैयारी कीजिए कि आप वो सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लें। और हम तो पढ़ा ही रहे हैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का, और उम्मीद है कि हम 1 महीने के अंदर सारा जीएस का सिलेबस कवर कर लेंगे। और आप भी हमारा साथ दीजिए और आप भी तैयारी अच्छे से करिए ताकि एग्ज़ाम जब भी हो आप उसे क्रैक कर लें। और दूसरी चीज़, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है वो तो अच्छी बात है, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं और रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं और इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, इसे शेयर करें। तो चलिए करते हैं हम आज के सेशन की शुरुआत। हमारे मन में जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक सवाल ये होता है कि हिस्ट्री क्या है? तिथियों का एक क्रमवार सिलसिला। इसमें हमें बहुत सारी डेट्स याद करनी पड़ती हैं, लड़ाइयाँ याद करनी पड़ती हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्चुअल डाटा के रूप में इसमें मिलता है, वो हमें याद करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और हम जितना पढ़ते जाते हैं उतना भूल जाते हैं और फिर हम आगे एग्जाम में उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई मूवी देखते हो, आप भले 5 साल पहले आपने कोई मूवी देखी हो और 5 साल बाद अगर आपके सामने उस मूवी के बारे में जिक्र किया जाता है तो आप उसे एज इट इज सुना देते हो कहानी के फॉर्म में, और उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो किसी भी चीज़ को विजुअलाइजेशन के फॉर्म में समझता है, विजुअलाइजेशन के फॉर्म में समझता है, एक कहानी के रूप में समझता है। तो हम हिस्ट्री को भी एक कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे और हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि हमें एहसास हो कि हम ही उस लड़ाई में मौजूद है या इतिहास हमारे ही आंखों के सामने घट रहा है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे पिक्चराइजेशन के वे में, तो हम हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे और बहुत अच्छे से हमारी तैयारी भी हो जाएगी और हमें जितने लड़ाइयाँ याद करनी है और जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने मूवमेंट्स हैं, वो सभी हमें याद हो जाएंगे विद डेट्स। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आता है कि आखिर हम इतिहास को पढ़ते क्यों हैं? हमारे मन में पहला सवाल आता है कि हम जो है हिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं? आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है जो हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है? हिस्ट्री पढ़ने का कारण क्या है? तो हिस्ट्री पढ़ने का कारण ये है कि प्राचीन भारत के इतिहास का जो अध्ययन है ये हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो सिलेबस का पहला पार्ट है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस पहले दिया हुआ है, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं और इसी में हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि हम जो है हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं। तो हिस्ट्री पढ़ने का कारण हमारा ये है कि प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई नज़रियों से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया, यह बताता है।
और फिर यह भी बताता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव का जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की तथा उनका उपयोग किया और किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधनों की सृष्टि की, यानी रचना की, और उन्होंने खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जंगलों की सफाई करी और कैसे गांव, नगर और नगरों के बाद लास्ट में जाकर उसकी परिणति राज्यों की स्थापना के साथ कंप्लीट हुई। तो आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की हमें लिपियां देखने को मिलती हैं, उन सबका विकास प्राचीन लिपियों से ही हुआ है। हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल है। हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें अतीत में है और वे कई युगों से विकसित हुई हैं, मतलब कई युग लगे हैं। हमारी जो आज की बोलचाल की भाषा है उसको विकसित होने में कई युग लगे हैं। तो अगर हम आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अनेकता में एकता का जो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, ये हमारे एंसेंट हिस्ट्री की ही देन है। तो इस तरह से हमारा हिस्ट्री पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष रूप से सार्थक सिद्ध हो सकता है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटाने का काम कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं और भारत के उज्जवल अतीत के गुणगान में भाव विभोर हो जाते हैं। उन्हें कला कौशल की प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण की उतनी चिंता नहीं है। वास्तव में वे समाज और संस्कृति का पुराना प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अतीत को ठीक से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। बेशक भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की हो, पर केवल अतीत की प्रगति के बल पर ही हम आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन भारतीय समाज अन्यायग्रस्त था। वर्णों पर निचले विशेषता शूद्रों, जिस तरह से शूद्रों को अपात्रताएं थोप दी गई थी और उनको कहा गया था कि आप अछूत हैं, आप मंदिरों में प्रवेश नहीं पा सकते, आप एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें अन्यायजनक थी और अगर पुरानी जीवन पद्धति में परिवर्तन न लाया गया होता तो वे सारी विषमताएं सर उठाती आज के परिप्रेक्ष्य में भी। और भारत में सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभावों की वृद्धि के साथ साथ बही है। प्रकृति मूलक और मानव मूलक कठिनाइयों पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों को जो सफलता मिली है उससे हमें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है, पर अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा उन सामाजिक विषमताओं को कायम रखना जिनके कारण हमारा देश बहुत ही समय से दुर्दशाग्रस्त रहा है। इसलिए सही ढंग से अतीत का मर्म समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस लिहाज से हमें हिस्ट्री का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्राचीन, मध्य और उत्तर काल की बहुत सी रूढ़ियां वर्तमान काल में भी हमारा पीछा करती आई हैं। पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड विधियां लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुंची हुई हैं कि इनसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराग्रह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के विकास में भीतर से अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस तरह की बातों को उपनिवेशी परिस्थिति में जानबूझकर बढ़ावा दिया गया। जब तक समाज से अतीत के ऐसे दुराग्रहों या बुराइयों को दूर नहीं कर देंगे तब तक भारत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा। जातिवाद हमें देखने को मिलता है, संप्रदायवाद देखने को मिलता है, जो कि हमारे देश को जनतांत्रिक रास्ते से एकता कायम रखते हुए आगे बढ़ने में बाधा डाल रहे हैं। जाति व्यवधान और पूर्वाग्रह पढ़े लिखे लोगों के मन में भी शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को घुसने नहीं देती और अपने सामान्य हित में हमें एकताबद्ध नहीं होने देती। महिलाओं को नागरिक अधिकार भले ही मिल गए हों, लेकिन समाज में युगों से दबी रहने के कारण वे अपनी भूमिका निभाने में समर्थ नहीं हो पाई हैं। निम्न वर्ग के लोगों का भी यही हाल है। प्राचीन भारत के अध्ययन से हम तह में बैठ कर पता लगा सकेंगे कि इन दुराग्रहों की जड़ें कहां पर हैं। हम उन कारणों को ढूंढ निकाल सकेंगे जिन पर जाति प्रथा और महिला की पराधीनता टिकी हुई है और संकीर्ण संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं कि अतीत का वह उज्जवल स्वरूप क्या है जिसे कुछ लोग फिर से लौटाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। इस तरह से हमारे लिए इतिहास का जो महत्व है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में हम जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है ऐसा नहीं है कि वो प्राचीन समय में ना रहा हो। और प्राचीन समस्या में अगर वे समस्याएं थी जिनका सामना हम आज कर रहे हैं तो जरूर उनका समाधान भी पहले ढूंढ लिया गया होगा और फिर उन प्रथाओं का अंत भी किया गया होगा। तो इस तरह से अतीत के परिप्रेक्ष्य में जाकर के वर्तमान की समस्याओं का हल ढूंढना, इस अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। और यही कारण है कि हमको इतिहास पढ़ना पड़ता है ताकि हम वर्तमान की जो जातिगत प्रथाएं हैं और संप्रदायवाद है, आप बड़े शहरों में देखेंगे। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में हमें समानता का अधिकार देखने को तो मिलता है, लेकिन अगर हम व्यवहारिकता के स्तर पर बात करते हैं तो हमें समानता का अधिकार देखने को नहीं मिलता है। जैसे शहरी क्षेत्रों के लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जात पात में विश्वास नहीं करते,
वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कहा जाता है कि ये लोग अनपढ़ हैं, ये लोग जाति प्रथा में विश्वास करते हैं। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्रों में देखें तो उनमें जो न्यूज़पेपर शहरी क्षेत्र में आता है उसमें एक क्लासिफाइड न्यूज़ का एडिटोरियल होता है। उसमें क्या होता है, विज्ञापन होता है। उसमें विज्ञापन होता है वर वधू के रिश्ते के लिए, और उसका अगर आप कॉलम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा होता है, कुर्मी, हाइट ये लड़की सुंदर होनी चाहिए। उसके बाद ठाकुर, लड़का कमाने वाला होना चाहिए। आप कभी भी शहरी क्षेत्रों में ये नहीं देखेंगे कि किसी एडिटोरियल में ये आया हो कि लड़का किसी भी जाति का हो या लड़की किसी भी जाति की हो, बस वो उसके अंदर व्यवहारिकता की समझ होनी चाहिए, कला कौशल होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए, तो हम ऐसे लड़के या लड़की को एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी बहू के रूप में या अपने दामाद के रूप में। आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो ये दिखाता है कि आज भी हमारे यहाँ असमानताएं हैं। जो प्राचीन समय में थी वो असमानताएं आज भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इस लिहाज से हमें हिस्ट्री पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो अब हमारे मन में दूसरा सवाल ये उठता है कि हमें इतिहास के बारे में पता कैसे चलता है, हमें इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, आखिर इतिहास के स्रोत क्या है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हमारा जो टॉपिक है वो है आज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के स्रोत क्या है, इतिहास के स्रोत क्या है, इतिहास के बारे में पता कैसे चलता है। तो सबसे पहले हम इतिहास क्या है को हम एक प्रॉपर वे में समझते हैं। तो इसको हम कहेंगे, इतिहास को अगर डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि आज से पहले जो भी घटनाएं घटित हुई, जो भी घटनाएं घटित हुई उसे इतिहास कहते हैं। यानी क्रमबद्ध तिथिवार वर्णन ही इतिहास कहलाता है, यानी कि हिस्ट्री कहलाता है। अगर हम बात करें तो हमें कई सारे साहित्यिक स्रोतों से भी पता चलता है, लेकिन और कई सारे ग्रंथों से भी पता चलता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, हम उसे इतिहास क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्रमबद्ध तिथिवार वर्णन नहीं होता है। जहाँ पर हमें क्रमबद्ध तिथिवार वर्णन मिलता है वही उसे ही हम इतिहास कहेंगे। आज से पहले जो भी घटनाएं घटित हुई उसे इतिहास यानी क्रमबद्ध तिथिवार वर्णन जिनका है वो इतिहास कहलाता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और फिर हम बात करते हैं कि इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया है और किसने डिवाइड किया है, तो हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हम बात करते हैं कि इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है और इसे डिवाइड किया है जेम्स मिल ने। इसको डिवाइड किया है जेम्स मिल ने। ये कौन है? साम्राज्यवादी इतिहासकार। ये हैं साम्राज्यवादी इतिहासकार। ये हैं साम्राज्यवादी इतिहासकार। इन्हें कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब क्या है, इसको प्राचीन इतिहास को ही हिंदू काल भी कहते हैं। हिंदू काल। मध्यकालीन इतिहास का दूसरा नाम है इस्लामिक काल।
इस्लामिक काल, और आधुनिक इतिहास को एज इट इज आधुनिक इतिहास ही कहा गया। तो जो प्राचीन इतिहास है वो प्रारंभ से 750 ईस्वी तक है, और जो मध्यकालीन इतिहास है यानी इस्लामिक काल है ये 750 से 1757 तक है, 1757 ईस्वी तक है। और आधुनिक इतिहास जो है वो 1757 से 1947 यानी कि अंग्रेजों का काल, अंग्रेजों का काल। और इसे, और देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर एक बात और है कि मध्यकालीन इतिहास जिसे इस्लामिक काल कहते हैं वो कब आया था, वो 712 ईस्वी में आया था, 712 ईस्वी में आया था। इस भारत में पहली बार आक्रमण जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था पहली बार आक्रमण, पहली बार आक्रमण जो इस्लाम की तरफ से हुआ था। तो हमने पढ़ा सोर्स ऑफ हिस्ट्री में कि इतिहास के स्रोत क्या है। आज से पहले जो भी घटनाएं घटित हुई उसे इतिहास कहते हैं, यानी क्रमबद्ध तिथिवार वर्णन इतिहास कहलाता है। इतिहास को जेम्स मिल ने, जिन्हें साम्राज्यवादी इतिहासकार कहा जाता है यानी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मध्यकालीन इतिहास यानी मिडिवल हिस्ट्री, और तीसरा आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास को ही हिंदू काल कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास को इस्लामिक काल कहते हैं, आधुनिक इतिहास को हम अंग्रेजों का काल कहते हैं। समय क्या है, प्रारंभ से लेकर 750 ईस्वी तक प्राचीन इतिहास, 750 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी इस्लामिक काल, और आधुनिक काल जो है वो 1757 से 1947 तक का है जिसे अंग्रेजों का काल कहते हैं। और 712 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत में आक्रमण किया था, जहां से इस्लाम का उदय हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का तो नाम हिंदू काल और इस्लामिक काल रख दिया गया, लेकिन आधुनिक इतिहास का नाम आधुनिक इतिहास ही रखा गया। चूंकि जेम्स मिल जिन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया वो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं और ब्रिटिशर्स हैं, तो इन्होंने अपने आप को कहा कि हम जो है भारत में सुशासन स्थापित करना चाहते हैं और वहां पर विकास करने के लिए हम जा रहे हैं। लेकिन हुआ उल्टा था, इन्होंने भारत को बांटा, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और भारत को गुलाम बनाया 200 सालों के लिए। तो इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया कि हम जो है विकास का वाहक सिद्ध करने के लिए ही हम जा रहे हैं। तो इन्होंने आधुनिक इतिहास को अंग्रेजों का काल कहा। अब हम बात करते हैं कि ये डिवीजन क्यों किया गया। अब हम बात करते हैं कि ये डिवीजन क्यों किया गया इतिहास का। सवाल है डिवीजन क्यों किया गया। तो चूंकि मानव का जो विकास है, मानव ने विकास किया है हमेशा से, मानव का विकास हुआ जब तो कुछ परिवर्तन हुए और परिवर्तन के कारण ही हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। अब क्या है, और दूसरा कारण क्या था, अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए भी इसका डिवीजन किया गया। जो जेम्स टॉमसन है, इन्होंने कहा ये डेनमार्क पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष थे। ये डेनमार्क संग्रहालय के अध्यक्ष थे। इन्होंने जो है इतिहास का डिवीजन जो है पाषाण के आधार पर किया। इन्होंने जो डिवीजन किया वो पाषाण के के आधार पर किया। पाषाण काल का डिवीजन जो है, पाषाण काल का जो डिवीजन है
वो है बेस्ड ऑन मेटल पे, बेस्ड ऑन मेटल पे। तो कैसे? पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है कांस्य काल, और तीसरा है लौह काल। कांस्य काल को ही हम सिंधु सभ्यता कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। लौह काल क्या है? टाइम पीरियड 1000 बीसी से 1000 बीसी के बाद आज तक का इतिहास। आज तक का इतिहास जो है ये है हमारा लौह काल। यानी इतिहास का डिवीजन किया गया, पहला मानव का विकास हुआ तो परिवर्तन हुआ, तो इसलिए आवश्यकता हुई हिस्ट्री को डिवाइड करने की। दूसरा अध्ययन की सहूलियत के लिए, यानी अध्ययन की दृष्टि से सुविधा हो, इसलिए डिवाइड किया गया। जेम्स टॉमसन जो डेनमार्क पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष थे, उन्होंने पाषाण काल का डिवीजन किया बेस्ड ऑन मेटल पे, यानी धातुओं के आधार पर। पहला पूरा पाषाण काल, कांस्य काल, सिंधु सभ्यता को ही कहते हैं हड़प्पा, यानी यहाँ पर कांस्य का उपयोग ज्यादा हुआ था। लौह काल 1000 बीसी के बाद आज तक का जो इतिहास है वो हम लौह काल के अंदर गिनते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के ओरिजिन की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहानी के फॉर्म में हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको इतिहास जो है बोझिल ना लगे और आपको इंटरेस्ट जागे इतिहास पढ़ने में। तो अब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री बना है हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया क्या है? एक ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक शब्द है। हिस्ट्री क्या है? हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। ये एक ग्रीक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? किसी विषय वस्तु के विषय में, किसी विषय वस्तु के विषय में स्रोतों के आधार पर जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करना। यूनान में हेरोडोटस ने हिस्टोरिका शब्द का प्रयोग किया था हिस्ट्री के लिए, और इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि फादर ऑफ हिस्ट्री निम्न में से कहा जाता है, ऑप्शन में होगा हेरोडोटस, 3 और नाम होंगे और उनमें आपसे पूछा जाएगा तो हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, जो है यूनान के। इन्होंने हिस्टोरिका कहा था हिस्ट्री को, और हिस्ट्री जो है हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब है किसी विषय वस्तु के विषय में स्रोतों के आधार पर जानकारी प्राप्त करना। तो ये हमारा जो है इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये इतिहास के बारे में है कि इतिहास का जो हिस्ट्री शब्द है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, ये उसके बारे में हमें बताता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। ये तो था हिस्ट्री का बैकग्राउंड। अब आते हैं हम इतिहास के स्रोत पर। अब हम आते हैं इतिहास के स्रोत पर। इतिहास के स्रोत, तो इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण। आप लोग इस चार्ट को बना लीजिए। पुरातात्विक स्रोत में हमें क्या क्या मिलता है? अभिलेख,
दूसरा सिक्के यानी कि मुद्रा, और तीसरा है मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन जिन्हें टेराकोटा कहते हैं, और उसके बाद है स्मारक। इसके बाद क्या है? मूर्तिकला एवं चित्रकला। अभिलेखों का अध्ययन जो किया जाता है उसे एपिग्राफी कहते हैं। सिक्के का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे न्यूमिस्टिक्स कहते हैं। और ये मृदभांड टेराकोटा यानी जो मिट्टी के बर्तन हमें खुदाई से मिलते हैं। उसके बाद स्मारक जो हमें देखने को मिलते हैं उनकी कार्बन डेटिंग के थ्रू कार्बन 14 एक समस्थानिक होता है जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। उसके आधार पर हमें पता चलता है कि कौन सा स्मारक कब बना। उसके बाद हमें मूर्तिकला, जो हमें मूर्तियाँ जो भगवान के मंदिर दिखाई देते हैं और जो चित्रकलाएं दिखाई देती हैं, उस बेसिस पे हमें इतिहास के स्रोतों के बारे में पता चलता है। ये आता है पुरातात्विक स्रोत के अंदर, यानी अभिलेख, सिक्के, मुद्रा, मृदभांड, स्मारक, मूर्तिकला एवं चित्रकला। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी, सिक्के न्यूमिस्मेटिक्स। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अभिलेख का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन में होगा न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, नन ऑफ दीज। तो आपको ऑप्शन में टिक लगाना होगा एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी के अंदर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुद्रा शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन होगा एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, पैलियोग्राफी, नन ऑफ दिस। तो आपको उसमें ऑप्शन में टिक मारना है न्यूमिस्मेटिक्स। तो ये पुरातात्विक स्रोत का चार्ट है, आप इसे बना लीजिए। उसके बाद हम आते हैं साहित्यिक स्रोतों पर, कि साहित्यिक स्रोतों के अंदर क्या क्या आता है और कैसे हमें पता चलता है साहित्यिक स्रोतों के बारे में। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो साहित्यिक स्रोतों में क्या आता है? साहित्यिक स्रोतों में आता है धार्मिक साहित्य, और दूसरा आता है धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य, और तीसरा है जैन साहित्य। जैन साहित्य। तो अब हम बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है। ब्राह्मण साहित्य में आता है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या आता है, ये पहले आप चार्ट बना लीजिए। साहित्यिक स्रोतों में पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मेत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य वे होते हैं जो धर्मों की बात करते हैं। धर्मेत्तर साहित्य जो धर्म के इतर लिखे गए साहित्य हैं वो धर्मेत्तर साहित्य कहलाते हैं। तो धार्मिक साहित्य में क्या क्या आता है? ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य का डिवाइडेशन होता है तो उसमें आता है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में कम से कम 9 चीजें आती हैं वैदिक साहित्य में। तो ये हम अलग से चार्ट बनाएंगे ब्राह्मण साहित्य का। ये जो है वैदिक साहित्य का है। जो कि ब्राह्मण साहित्य के अंदर आता है। तो वैदिक साहित्य के अब हम पार्ट देखते हैं। वैदिक साहित्य के पार्ट देखते हैं। वैदिक साहित्य में पहला आता है वेद, दूसरा आता है ब्राह्मण, तीसरा आता है आरण्यक, चौथा आता है वेदांग, पांचवा, अब वेदांग 6 होते हैं, उसके बाद आता है सूत्र साहित्य,
सूत्र साहित्य। उसके बाद आता है महाकाव्य। महाकाव्य में 2 महाकाव्य आते हैं, पहला रामायण और दूसरा महाभारत। उसके बाद आता है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। और उसके बाद आता है स्मृति साहित्य। उसके बाद आता है स्मृति साहित्य। अब स्मृति साहित्य के भी कई पार्ट हैं। स्मृति साहित्य में क्या क्या आता है? पहला आता है मनु साहित्य, मनु स्मृति। उसके बाद विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति। और उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति। उसके बाद नारद। उसके बाद आता है देवल, फिर बृहस्पति, और उसके बाद आता है वाचस्पति। उसके बाद आता है वाचस्पति और उसके बाद आता है पराशर। ये स्मृतियां हैं हमारी। कितनी स्मृतियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारी स्मृतियां हैं। ब्राह्मण साहित्य का डिवाइडेशन हुआ वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य में आते हैं वेद क्या है? वेद होते हैं 4, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। और उसके बाद फिर ये जो वेद हैं ये पद्य में लिखे गए हैं, वेद पद्य में लिखे गए हैं। और ये जो ब्राह्मण साहित्य हैं ये गद्य में लिखे गए हैं और इनकी संख्या है 2। तो ब्राह्मण साहित्य का डिवाइडेशन हुआ वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य के बाद इसमें आया वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, सूत्र साहित्य, महाकाव्य यानी रामायण, महाभारत। उसके बाद पुराण 18 होते हैं। स्मृति साहित्य में आया मनु स्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, देवल, बृहस्पति, वाचस्पति, पराशर। ये सभी स्मृतियां हैं। तो आरण्यक क्या होता है? आरण्यक होता है कि जंगलों में जाकर के ऋषि मुनियों को जो ज्ञान प्राप्त होता था, उसे हम आरण्यक कहते हैं। और उसके बाद वेदांग क्या होता है? 6 वेदांग होते हैं। और उसके बाद पुराण होते हैं 18। और उसके बाद स्मृति साहित्य होती है। और इसमें ही एक और है वैदिक साहित्य में, इसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद, सॉरी ये भूल गए थे। उपनिषद को दर्शन कहा जाता है। उपनिषद का मतलब होता है, ये एक तरह का दर्शन है। इसको बोला जाता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, इसे उपनिषद कहा जाता है। अगर उपनिषद का संधि विच्छेद करें तो हमारे ब्राह्मण साहित्य का डिवाइडेशन वैदिक साहित्य में हुआ। उसमें आया उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, पुराण 18। स्मृति साहित्य को डिवाइड हुआ तो मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, देवल, बृहस्पति, वाचस्पति, पराशर, ये स्मृतियां हैं। अब हम बात करते हैं धर्मेत्तर साहित्य की। ये तो बात हुई हमारी धार्मिक साहित्य की। अब हम बात करेंगे धर्मेत्तर साहित्य के बारे में। इसे याद करना जरूरी है क्योंकि हो सकता है पेपर में पूछ दे कि निम्न में से धार्मिक साहित्य का कौन सा है, धर्मेत्तर साहित्य का कौन सा है। तो अब हम जो डिवाइडेशन हमने किया था दूसरा वाला धर्मेत्तर साहित्य का, अब हम उसमें देखेंगे। तो धर्मेत्तर साहित्य में पहला क्या है? पाणिनि। पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। ये व्याकरण ग्रंथ है, ये व्याकरण ग्रंथ है। दूसरा है पतंजलि। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य ये भी व्याकरण ग्रंथ है। तीसरा क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसे अर्थशास्त्र जरूर कहते हैं पर ये बेस्ड था राजनैतिक पर, ये बेस्ड था राजनीति पर। उसके बाद फिर चौथा है कल्हण। कल्हण ने क्या लिखा था? रासतरंगिणी। रासतरंगिणी ये बेस्ड थी, ये प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ इसको बोला जाता है। प्रथम ऐतिहासिक
ग्रंथ। पांचवा है विल्हड़। पांचवा है विल्हड़। इन्होंने क्या लिखा था? विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित। ये क्या है? समाज पर बेस्ड है। समाज पर बेस्ड है। छठा क्या है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को हमें पढ़ना है, यह अलग से टॉपिक दिया गया है। इनकी रचनाएं क्या है? नागानंद। दूसरी है रत्नावली और तीसरी है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका ये क्या है? नाटक है। ये क्या है? नाटक है। उसके बाद क्या है? सातवें कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट इन्होंने लिखा कादंबरी और हर्षचरित। ये हर्षवर्धन के ही काल के हैं। कादंबरी और हर्षचरित इन्होंने लिखा, ये हर्षवर्धन के समय के हैं। उसके बाद क्या आते हैं? 8वें नंबर पे कालिदास। उसके बाद आते हैं कालिदास। कालिदास के दो ग्रंथ हैं, ऋतु संहार। ऋतु संहार और दूसरा है मेघदूत। दूसरा है मेघदूत। ये क्या है? खंड काव्य हैं। ये खंड काव्य हैं। और उसके बाद क्या आता है कालिदास की रचनाओं में? कुमार संभवम। कुमार संभवम। उसके बाद रघुवंशम। रघुवंशम। और उसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। मल्लिकाग्निमित्रम। उसके बाद कालिदास की ही एक और रचना है विक्रमोवर्षीयम। 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 तो ये रचनाएं जो है धर्मेत्तर साहित्य हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विदेशी विवरण की। इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। धर्मेत्तर साहित्य में पहला है पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, ये व्याकरण ग्रंथ है। दूसरा है पतंजलि का महाभाष्य, ये भी व्याकरण ग्रंथ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कहते नाम का अर्थशास्त्र है पर यह राजनीतिक है। कल्हड़ का राजतरंगिणी, ये प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। विल्हड़ का विक्रमांक देव चरित, ये समाज पर बेस्ड है। हर्षवर्धन की 3 रचना है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये नाटक है। और उन्हीं के काल में बाणभट्ट थे जिन्होंने 2 रचनाएं करी, कादंबरी और हर्षचरित। उसके बाद कालिदास की रचना है ऋतु संहार, मेघदूत, ये खंड काव्य है। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मल्लिकाग्निमित्रम, विक्रमोवर्षीयम, ये सारे कालिदास के रचनाएं हैं। ये धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ निम्न में से है। ये अष्टाध्यायी, महाभाष्य, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी। तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा राजतरंगिणी आपका प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। आप में से पूछ देगा कि पाणिनि द्वारा लिखित व्याकरण ग्रंथ है महाभाष्य, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी। तो वहां पर ऑप्शन बनेगा आपका अष्टाध्यायी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके धर्मेत्तर साहित्य से। जो भी इतिहास के स्रोतों से बनेंगे क्वेश्चन वो इसी टाइप के बनेंगे, इससे ज्यादा के नहीं बनेंगे। अब हम बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं विदेशी विवरण की। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, समय समय पर विदेशी भी आए हैं भारत के अंदर। उसके बाद तीसरा हमने बांटा था विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में 3 आते हैं, यूनानी यात्री,
चीनी यात्री, ह्वेनसांग, फाहयान, उसके बाद अरब यात्री। इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हम जब आगे इतिहास में डिस्कशन करेंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे इतिहास के स्रोत हैं जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। विदेशी विवरण में समय समय पर हमारे यहाँ क्या है, विदेशी लोग आते रहे और उन्होंने भारत के बाहर, भारत में और जिस समय जिस राजा के शासन काल में आए, तो जैसे हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग भारत में आया तो उस समय भारत की क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी और उस समय सामाजिक व्यवस्था क्या थी और राजा कैसे काम करता था। तो इस तरह से वो लोग अपने विवरण लिख कर चले गए जिनके बारे में हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। विदेशी विवरण में 3 यात्री आए यूनानी यात्रियां यानी यूनान से, चीनी यात्री आए चाइना से, अरब यात्री आए अरब देशों से। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे तब जब हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जब सिलेबस में और अंदर घुसेंगे। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्टोन एज। हमारा जो अगला टॉपिक है वो होने वाला है स्टोन एज, जिसे हम कहते हैं पाषाण काल। ये सिलेबस में तो नहीं दिया गया है लेकिन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें सिलेबस में दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युग की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में हम तभी जान पाएंगे जब हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो हमारा जो अगला सेशन होने वाला है वो होने वाला है सिंधु घाटी की सभ्यता पे। तो जाते जाते मैं आपको फिर से एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार अकबर के समय में क्या हुआ कि अकबर के समय में एक उनका राज दरबारी था, उसको सजा सुनाई गई थी किसी चीज़ के लिए, जिसमें सजा में क्या था कि उसको आधा सिर जो है चूना खाना था। तो अब वो बड़ा परेशान था क्योंकि सबको पता था कि अगर इतना चूना कोई व्यक्ति खा ले तो उसका जीवित रहना संभव नहीं है। तो वो चूने की दुकान पर उसको अकबर ने राज आज्ञा दे दी कि आप जाइए और चूना लेकर कल उपस्थित हो। तो वो संकोच के मारे दुकान पर गया, चूने वाले के पास, उससे बोला कि हमें आधा सिर चूना चाहिए। तो दुकानदार ने पूछा कि आधा सिर चूना क्यों चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे सजा के तौर पर मिला है, अब तो मेरा जीवन दांव पर लगा हुआ है, मेरी मृत्यु संभव है। तो उन्होंने, चूने वाले ने कहा कि आप चूना लेने जब आना तो जब आप चूना लेके मतलब कि खाने के लिए वहां पे जाना तो सबसे पहले आधा सेर घी जो है पी जाना और उसके बाद राज दरबार में जाना और चूना खा लेना और उसके बाद फिर जो है तुरंत वहां से निकलकर अपने घर लौट आना। तो उसने यही किया। जब वो चूना चाटने के लिए उसको जब बुलाया गया सभा में तो वो पहले ही घर से आधा सेर घी पीकर गया और वहां पर उसने पूरा चूना खा लिया और तुरंत जैसे ही राज आज्ञा समाप्त हुई वो तुरंत अपने घर की ओर भागा और वहां पे उसको वोमिटिंग हो गई और उसी से उसका सारा चूना बाहर निकल गया और वो जीवित रह गया। तो जब वो अगले दिन अकबर के राज दरबार में पहुंचा तो अकबर ने पूछा कि ये कैसे संभव है? तो उसने बताया कि मुझे चूने वाले ने जो है हमें ये बताया था सीक्रेट, तो इस वजह से मैं जिंदा हूँ। तो अकबर ने कहा कि उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था महेश दास। उस जो दुकान वाले का नाम था उसका नाम था महेश दास। उसको अकबर ने अपने राज दरबार में बुलाया और उसे तुरंत वजीरे आजम की उपाधि दे दी और उसका नाम बदलकर कर दिया बीरबल। बीरबल यानी बड़े बल वाला मस्तिष्क, बड़े बल वाला मस्तिष्क। और उसे बाद में राजा भी बना दिया गया अकबर के थ्रू। तो इस कहानी का सार ये है कि हमें भी अपने अंदर अकबर वाला दृष्टिकोण पैदा करना होगा, क्योंकि हमारे परिवार, घर, रिश्तेदार, समाज जहाँ भी हम बैठते हैं वो हमारे किसी काम में नहीं आने वाले हैं। हमारे काम में आने वाली है हमारी प्रतिभा, हमारा टैलेंट और हमारा उत्साह। तो वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा जब हम ऐसे समूह में जाएंगे जहाँ पर प्रतिभावान लोगों का जमावड़ा हो, और ऐसा समूह हमें तब मिलेगा जब हम ऐसे लोगों के बीच जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो हमारी अंदर की जो प्रतिभा है वो बाहर आएगी और हम उस अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत कुछ कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन उन प्रतिभावान लोगों को पहचानने के लिए एक आंख चाहिए, वो हृदय चाहिए जो अकबर के पास था। तो सेम दृष्टिकोण आपको भी अपनाना है प्रतिभावान लोगों के साथ। यानी आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने से भी तेज स्टूडेंट के साथ संपर्क में रहिए और उनके साथ बैठ के अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि वो आपको आपकी कमियां बताएगा, आप उसकी कमी बताओगे। इस तरह से आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए तैयारी कर पाओगे। इस तरह से आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी और आप एग्जाम को
क्लियर कर पाओगे। तो ये था कहानी का मेन सार कि अपने टैलेंट पर भरोसा करें और प्रतिभावान लोगों के संपर्क में रहें। और मुझे उम्मीद है कि आप और हम मिलकर जरूर यूपी SSSC PT के इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। और हमारा सेशन अच्छा लगा और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें, जो हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपको और अच्छे से पढ़ा सकें। इसी के साथ मैं पुष्पेंद्र यादव आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।